नमस्कार, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की कड़ी हम रीतिकाल से संबंधित बहुविकल्पित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। 10 भाग हो चुके हैं, आज ये 11वां भाग है। सभी रीतिकाल से संबंधित प्रश्न हैं और आगे और भी भाग आने वाले हैं। पीछे के जो भाग है उनको आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट जो रीतिकाल नाम से है वहाँ से भी सभी वीडियोस, सभी प्रश्न देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को पढ़ के देख के आपको पता चल गया होगा कि कितने महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न। और यदि आप इन प्रश्नों को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में चाहते हैं, तो इसके लिए पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334, जो आपको वीडियो के प्रारंभ में भी दिखा दिया जाएगा नंबर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुस्तक का नाम फिर से सुनिए, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। पुस्तक इतनी अच्छी है, इसको एक बार इसकी झलक भी आप देख लोगे तो इसको बगैर पढ़े रह ही नहीं पाओगे। हिंदी साहित्य से संबंधित इतनी ज़्यादा सामग्री इसमें एकत्रित की गई है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो टेट से संबंधित हो, नेट से हो, या फिर NVS KVS SSB कोई स्क्रीनिंग एग्जाम हो। यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षा हो, हर प्रकार की सामग्री यहाँ इस पुस्तक में उपलब्ध है। अब मैं तो यही चाहूँगी कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और ये कहना चाहूँगी कि यह वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कोई प्रश्न छूट न जाए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न नंबर 42, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सभी कवि रीतिकाल के हैं। कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, कुलपति या सेनापति। लक्षण ग्रंथों का प्रवर्तक, किसने लक्षण ग्रंथों का प्रवर्तन किया रीतिकाल में, ये बताना है। कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही है, केशवदास। क्या विकल्प सही है? केशवदास को लक्षण ग्रंथों का प्रवर्तक माना जाता है रीतिकाल में। अगला प्रश्न आता है, नंददास कृत नाममाला किस विद्या की रचना है? कृति का नाम है नाममाला, नंददास ने लिखी थी। ये क्या है? अलंकार ग्रंथ है, या व्याकरण ग्रंथ है, या फिर कोश ग्रंथ है, या फिर नाट्य ग्रंथ है? नाममाला ये कोश ग्रंथ है। क्या है? कोश ग्रंथ है। किसकी रचना है? नंददास की। ठीक है, अगला देखते हैं। रामेश्वर मेघ किसकी रचना है? रामेश्वर मेघ, रचना का नाम है। चिंतामणि की है, या मतीराम की, या सेवादास की, या फिर रसनीति की? रामेश्वर मेघ, याद रखिए रचना का क्या नाम है? रामेश्वर मेघ। ये रचना है चिंतामणि की। किसकी है? क्या विकल्प सही है इसका? चिंतामणि। अगला प्रश्न आता है, ऐसे कवि जिनके काव्यों पर लाक्षणिकता का पुट सायास नहीं आया हो कहलाते हैं? रीतिबद्ध कहलाते हैं, या रीतियुक्त कहलाते हैं, या रीति सिद्ध, या रीति भुक्त कहलाते हैं? ऐसे कवि, फिर से सुनिए प्रश्न को, ऐसे कवि जिनके काव्यों पर लाक्षणिकता का पुट सायास नहीं आया हो वो क्या कहलाएंगे? रीतिबद्ध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रीतिबद्ध कवि कहलाएंगे। यानी जिन्होंने रीति के नियमों का पालन करते हुए अपनी काव्य रचना की है वो क्या कहलाते हैं? रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न है, निम्न रीतिकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? मतीराम, बिहारी, देव, पद्माकर। देखिए, ऐसा कवि बताना है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, यानी कि रीति का
निरूपण नहीं किया, रीति की जो परिपाटी है परंपरा उसका निर्वाह नहीं किया। ऐसे कवि कौन है? बिहारी हैं। ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। बिहारी किस श्रेणी में आती हैं? रीति सिद्ध। किस में आएंगे? रीति सिद्ध कवि। ठीक है, बिहारी। अब मतीराम, देव, पद्माकर ये रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे हैं? रीतिबद्ध कवि। कौन कौन? मतीराम, देव, पद्माकर रीतिबद्ध हैं। जो बिहारी हैं ये क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, देव मूलतः थे, क्या थे देव? कवि और आचार्य दोनों थे, या फिर केवल कवि थे, या आचार्य थे, या फिर टीकाकार थे? क्या थे कवि? मैंने कई बार पीछे के प्रश्नों में बोला है, जब भी देव का नाम आया है तो कई बार बोला है कि आचार्य। तो यहाँ क्या होगा? कवि और आचार्य दोनों ही थे देव। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला 48। चिंतामणि द्वारा रचित छंद विचार पिंगल जो 1630 में लिखा गया था, क्या है? इसमें किसका वर्णन किया गया है? छंद विचार पिंगल किसकी रचना है? चिंतामणि की। कब लिखा गया था? 1603 में। यहाँ दो प्रश्न बन गए। छंद विचार पिंगल किसकी रचना है? चिंतामणि की। दूसरा बनता है कब लिखा गया था? 1603 में। अब इसमें वर्णन किसका है? ये देखो यहीं पे इसी प्रश्न से संबंधित 3 बन गए हैं। इसमें कृष्ण चरित्र द्वारा छंद वर्णन है, या राम कथा का वर्णन है, या नायक नायिका का भेद है, या राम कथा वर्णन है। देखिए, छंद विचार पिंगल, इसमें क्या है? कृष्ण चरित्र द्वारा छंद वर्णन है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण चरित्र द्वारा कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है और कृष्ण के चरित्र के द्वारा छंद का वर्णन किया गया है छंद विचार पिंगल में। ठीक है, आगे देखते हैं। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं। ऐसे आचार्य कौन है जिन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण माना है? केशवदास है, या पद्माकर है, या बिहारी है, फिर या घनानंद है? कौन है ऐसे? काव्य को, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किस कवि ने लिखा है? जहांगीर। चिंतामणि, केशवदास, जसवंत सिंह, पद्माकर। जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा था? केशवदास ने। नाम सुना होगा जहांगीर जसचंद्रिका, केशवदास की रचना का नाम, तो वो केशवदास की थी। और केशवदास ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में काव्य लिखा है, जहांगीर जसचंद्रिका। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य देव, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास। इन चारों में से बताना है कौन से ऐसे आचार्य हैं वो जो सर्वांग निरूपक कहलाए? केशवदास। ये भी कौन है? केशवदास। सर्वांग निरूपक आचार्य प्रथम। कौन है? प्रथम। अगला है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति में रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य स्वभाव की, या काव्य द्वार, या काव्य रचना पद्धति, या फिर सभी? फिर से देखिए, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति में रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काव्य रचना पद्धति। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन थे? केशवदास। और यहाँ है पर इनमें से सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। ठीक है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ कवित रत्नाकर है, या शब्द रसायन है, या फिर बिहारी सतसई, या रत्न हजारा? सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? शब्द रसायन। कौन सा है? शब्द रसायन। ये किसका है? देव का है। किसका लिखा हुआ है? देव का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा युगम असंगत है? असंगत बताना है। युगम कौन सा है जो असंगत है? कविप्रिया, मतीराम, हित तरंगिणी, कृपाराम,
रसराज मतीराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। देखिए कवि प्रिया मतीराम, गलत है, ये क्या है, गलत है। किसका है कवि प्रिया? घनानंद का है। किसका है? घनानंद। ठीक है। हित तरंगिणी कृपाराम का बिल्कुल सही है, रसराज मतीराम का ये भी सही, रस रहस्य कुलपति मिश्र ये भी सही है। तो कौन सा असंगत है? कै विकल्प असंगत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कै होगा। ठीक है। अगला देखते हैं। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, पंक्ति किस कवि की है? आलम, मतीराम, बिहारी, बोधा। देखिए इस पंक्ति के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनिएगा। ये पंक्ति आलम की है। किसकी है? आलम की है। आलम बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब। औरंगजेब के समकालीन थे और वो जन्म से ब्राह्मण थे। जन्म से क्या थे? ब्राह्मण थे और कवि भी थे। इन्होंने अपनी एक चादर रंगरेज के यहाँ दी, रंगने के लिए अपनी एक चादर दी रंगरेज के यहाँ। रंगरेज की एक जवान लड़की थी, उसने चादर को रंगते, जब वो रंगने लगी तो वहाँ चादर के एक कोने में एक कागज़ लिपटा हुआ था। उस कागज़ पे ये पंक्ति लिखी हुई थी जो आदि थी, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। रंगरेज की पुत्री ने इस पंक्ति को पूर्ण कर दिया। क्या लिखा हुआ उन्होंने? कटी को कंचन काटी विधि, कुचन मध्य धरी दीन। इस पंक्ति का अर्थ यह है, जो कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, जो आलम की पंक्ति है उसका अर्थ क्या है कि कामिनी, कनक यानी कि सोना, छुरी सी कामनी, कामनी सोने की छड़ी की तरह है। कामनी यानी कि युवती, सोने की छड़ी की तरह है। काहे को कटी छीन, किंतु इसकी कमर इतनी पतली क्यों? किंतु इसकी कमर इतनी पतली क्यों? फिर रंगरेजी ने इस पंक्ति को पूरा करते हुए आगे जो लिखा था कि कटी को कंचन काटी विधि, कुचन मध्य धरी दीन, कि विधाता ने उसकी कमर के सोने को काटकर स्तनों में भर दिया। कि विधाता ने उसकी कटी यानी कि कमर के सोने को काटकर उसके स्तनों में भर दिया। ठीक है। तो इस तरह ये पंक्ति पूर्ण हो गई थी और ये पंक्ति किसकी है? आलम की। अगला प्रश्न आता है, नैनन में जो सदा रहा करते तिनकी अब कान कहानी सुना करी। ये पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, बिहारी, देव, आलम। ये पंक्तियाँ भी अब किसकी हैं? आलम की हैं। कि जो सदा नैनों में रहा करते थे, आंखों में रहा करते थे, अब उनकी कानों से कहानी ही सुना करते हैं हम। ये आलम की है जो कृष्ण से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, दारा की न दौर यह रारी ना है खजूबे की। ये पंक्ति किसकी है? भूषण, केशव, पद्माकर, देव। ये पंक्तियाँ दारा की न दौर यह रारी नहीं खजूबे की, ये पंक्तियाँ भूषण की हैं। किसकी है? भूषण की है, जो शिवराज भूषण से ली गई है। कहाँ से? शिवराज भूषण जो उनका ग्रंथ है वहाँ से ये ली गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। उचित मिलान करें। यहाँ में मिलान करना है, पंक्तियाँ हैं और उनके रचनाकार हैं। कौन सी पंक्ति किसकी है ये बताना है। देखते हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुअम्ब पर। अगली है, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। अगली है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। उससे अगली पंक्ति है, फागु के भीर अमीरन के गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। तो इनमें से जो पहली पंक्ति है उसके रचयिता कौन है? इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुअम्ब पर। ये पंक्ति किसकी है? भूषण की है। किसकी है? भूषण की है।
लोगन कबित की वो खेल करी जानो, ये बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की पंक्ति है। बतरस थोड़ी सी गलती हो गई है, माफ़ी चाहूँगी कि लोगन कबित की वो खेल करी जानो, ये पंक्ति बिहारी की नहीं है। बिहारी की नहीं है, किसकी है फिर? ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर कवि की है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, ये पंक्ति बिहारी की है। किसकी है? ये बिहारी की पंक्ति है। और फागु के भीर अमीरन के गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये फा का वर्णन है और ये पद्माकर जी की पंक्ति है। किसकी है? पद्माकर जी की है। एक बार फिर से देखिए, इंद्र जिमी जम्ब पर बाडव सुबम्ब पर, ये भूषण, लोगन कबित की वो खेल करी जानो, ठाकुर, बतरस लालच लाल की, ये बिहारी की, और फागुन के भीर अबीरन, ये किसकी है? पद्माकर की। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गार्थ दत्तासी, डॉक्टर नगेंद्र। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन ग्रियर्सन का है। किसका है? ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न है, जो जो बूढ़े श्याम रंग की, ये पंक्ति किसकी है? जो जो बूढ़े श्याम रंग की, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी आलम बोधा मदिराम, ये पंक्तियाँ बिहारी की। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी कवि की है। कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कर्णाभरण, इसके रचनाकार बोधा हैं, गवाल हैं, या कर्णेश है, या गवाल कृष्ण कवि हैं? कर्णाभरण नाम से पता चल रहा है, कर्णेश की रचना है। किसकी है? कर्णेश की रचना है। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि इन प्रश्नों को पुस्तक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।